यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसी समय पर अंग्रेज और मराठों ने फिर से संधि कर ली। भैया किसी का साइड पता ही नहीं चलता था, कोई किसी से कभी भी संधि कर लेता था अपने हितों के चलते हुए। भारतवर्ष की किसी को चिंता नहीं थी, सबको अपने अपने क्षेत्र बचाने थे, अपने अपने राजवंश बचाने थे, ठीक है। तो 1782 में सलवाई की संधि हुई तो अंग्रेज क्या हो गए, मराठों के बीच में। और ये जो मराठे थे, इसमें मराठे थे प्रमुख थे सिंधिया, सिंधिया जो मराठे थे, और जो आपका भोसले मराठे थे, भोसले, इन मराठों को उसने अपने तरफ कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करेंगे, अब तुम्हारी तो हम लोगों के प्रति जो प्रतिबद्धता बनती है उसके तहत तुमको हैदर अली के खिलाफ हमारा सहयोग करना होगा। और उन्होंने हैदर अली के खिलाफ एक सेना भेजी, हैदर अली वर्सेज वर्सेज आयरकूट। आयरकूट, आयरकूट कहाँ का सेनापति था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो संघर्ष हुआ इसको बोलते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। अब चूंकि भैया एकदम से बीच युद्ध में जो मराठों के सहयोग से वो लड़ रहा था, और मराठे ही सहयोग छोड़ देंगे तो उसकी सेना कमजोर पड़ेगी, हाँ या ना। आप बोले यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी, एकदम से हैदर अली कमजोर पड़ गया होगा। और निजाम का तो ये था कि वो देखता था मराठों का रुख किधर है, उसको भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, तो उनका पक्ष वैसे ही हो जाता था। तो मराठों और निजाम ने इसका साथ छोड़ दिया और हैदर अली एकदम से कमजोर पड़ गया। अब हैदर अली कमजोर पड़ गया तो इसी युद्ध भूमि में पोर्टानोवा के वॉर में क्या हुआ, हैदर अली की मौत हो गई। यहीं पर क्या हो गया, हैदर अली की डेथ हो गई, हैदर अली की डेथ हो गई। और ये वॉर हुआ था आपका पोर्टानोवा का युद्ध 1782 में। तो कहने का मतलब है हैदर अली की डेथ कब हुई, 1782 में। वो वॉर फील्ड में ही मारा गया, यानी कि युद्ध भूमि में ही वो मारा गया। अब इसी हैदर अली का बेटा है शेर मैसूर, जिसको बाद में कहा गया टीपू सुल्तान। क्या बोलेंगे, हैदर अली का जो पुत्र था, अब उसको पता चलता है जैसे जैसे उसके पिता की डेथ हो गई है, तो उसके पुत्र का नाम है टीपू, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान आपका क्या बोलेंगे, यहाँ पर चार्ज ले लेता है, चार्ज लेता है। टीपू सुल्तान टेक्स चार्ज, टेक्स चार्ज मतलब वो युद्ध भूमि में आ जाता है कि मेरे पिता की मौत हुई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई मेरा दायित्व बनता है लड़ने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने ज़बरदस्त संघर्ष किया। और ये एक ऐसी स्थिति हुई क्योंकि इसमें बार बार क्या था, मराठे इधर हो रहे थे, कभी मराठे इधर हो जाते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मतलब इस युद्ध को सस्टेन नहीं रख सकता था, बना ही नहीं रख सकता था इस युद्ध की स्थिति। ऐसे हालात हो गए कि अंग्रेज और मैसूर लड़ते लड़ते संधि के लिए तैयार हो गए कि भैया इसमें अगर ट्रीटी ही साइन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसमें, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टीपू सुल्तान ने चार्ज लिया यहाँ पर। और दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ 1780 से आपका 84 तक, देखना, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, सेकंड आंग्ल मैसूर, क्या बोलेंगे, सेकंड एंग्लो मैसूर 1784। तो मंगलौर की संधि कब साइन हुई है आपका, 1784 में, 1784 में। इस संधि में क्या हुआ, इसमें क्या किया गया कि सभी क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए जिसने जिस किसी का भी क्षेत्र जीत रखा था। तो बंगलौर संधि से क्या हो गया, सभी विजित क्षेत्र वापस हुए, सभी विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, एक दूसरे को वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए, कर दिए गए। ये कहानी है। तो यहां पर समझिए अब कौन आया गया है? अब बताइए, मैसूर को जो आपका लीड कर रहा है वो व्यक्ति है आपका टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान बड़े कमाल का आदमी है। टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब उसने देखा कि भारत में जो ये संघर्ष चल रहा है, और इसी संघर्ष में आपका एक पक्ष तो फ्रांसीसियों का है और एक आपका अंग्रेजों का है, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ लिया क्योंकि उसको फ्रांसीसियों में ईमानदारी ज़्यादा दिखी अंग्रेजों के मुकाबले। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रांसीसी ज़्यादातर भारतीय राजाओं का जो है आदेशों का पालन करते थे, अच्छे संबंध बनाए रखते थे। तो इसने कहा कि भाई मुझको जो है एकदम से एक मॉडर्न सेना चाहिए, एक नेवी चाहिए मॉडर्न,
ठीक है, एक मॉडर्न आपका जैसे डिंडीगुल में हैदर अली ने बनाया था, उसी तरह से इसने कहा मुझको मिसाइल बनानी है, मुझको गोला बारूद ये सब बनाना है, और इसमें फ्रांसीसियों के साथ में उसका करार हो गया। और साथ में आपका जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका भी बहुत बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रशंसक था, ये फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा, ये अगर मैं कह सकता हूँ आपका, उसको फॉलो करने वाला एक व्यक्ति बना, उसके आदर्शों को इसने अपने जीवन में अपनाया। इसीलिए जब ये गद्दी पर बैठा टीपू, तो इसने खुद को सुल्तान टीपू ना कह करके नागरिक टीपू कहा। क्या कहा इसने खुद को, बताएं जरा? नागरिक। अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, तो वहां से कौन सी चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द जरा सोचिए, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये फ्रांसीसियों से इतना प्रभावित था कि इसने स्वयं को जो है एक सुल्तान ना दिखा करके, क्योंकि फ्रांस में क्रांति इसीलिए बात के लिए तो हुई कि राजतंत्र को हटा करके वहां लोकतंत्र स्थापित किया जाए, राजा जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबके बीच में समानता का भाव होना चाहिए। तो खुद को कहता था मैं एक नागरिक हूं। तो उस समय इसकी जनता इससे बहुत प्रभावित हुई, और ये फ्रांस गया जाकर के। फ्रांस में क्या था, फ्रांस की क्रांति के लिए कुछ बहुत सारे समुदाय थे जो फ्रांस की क्रांति में सहयोग ले रहे थे। जैसे उनमें से एक आपका जैकोबिन ग्रुप था, तो जैकोबिन ग्रुप को भी जाकर के इसने ज्वाइन किया, जैकोबिन क्लब की इसने सदस्यता ली, अगर आप पढ़ते होंगे तो। यानी कि ये फ्रांसीसियों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट पाने में सफल हुआ। तो इसका रुख किधर हो गया, फ्रांसीसियों की तरफ। अच्छा, अंग्रेज इसको देख रहे हैं इस समय पर। अच्छा बेटा, तो क्योंकि अभी 1784 में वॉर खत्म हुआ है, अभी लड़ने की स्थिति है नहीं, और अंग्रेज इस समय पर स्थिति क्या है कि अंग्रेज मराठों से एक संधि कर चुके थे। मराठों ने आपका साथ देना बंद कर दिया था, आपका किसका, हैदर अली का। अब हैदर अली को इस बात की बड़ी चिंता थी कि यार मराठे अगर मेरे साथ आ जाए, ये निजाम मेरे साथ आ जाए तो बात बन जाए। लेकिन वो जो टीपू सुल्तान है, वो हैदर अली की तरह कूटनीतिक नहीं था, और वह मराठों और निजाम को अपने सहयोग में नहीं ला पाया। और इसमें सफल कौन हो गई उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति हुआ करता था इस समय पर, आपका कार्नवालिस। यहाँ पर लिखना कि इस युद्ध के बाद में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जैसे कि यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, एक उस वर्ष बताया मैंने 1784 में। तो ये जो मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी इस समय, तो आपका यहाँ पर था हेस्टिंग्स। यहाँ पर कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1785 तक रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये मैं आपको गवर्नर के समय पर बताऊंगा। और यहाँ पर तीसरे युद्ध के समय आ गया था कार्नवालिस। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये लड़ा गया था 1790 से लेकर के 1792 तक। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर हम अभी बताएंगे संधि तो बाद में होगी, 1790 से 92। अब इस समय पे इसकी तात्कालिक घटना क्या हुई थी जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया 1779 में, आपसे मैं पूछूं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या रहा, तो आप कहेंगे जो अंग्रेज थे उन्होंने माहे पर कब्जा कर लिया था भैया, फ्रांसीसियों के अधीन था और मैसूर साम्राज्य में था, तो इसीलिए चैलेंज बने। तो मैसूर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। तीसरे का क्या कारण रहा इसी तरह, तो तीसरे का कारण ये रहा कि इस समय पर आपका एक त्रावणकोर का शासक था, त्रावणकोर। त्रावणकोर अगर आप समझे तो त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, आपका केरल में स्थित है। तो यहाँ पर जो त्रावणकोर था, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, केरला में। तो जो त्रावणकोर का शासक था, वो दो द्वीप खरीदने की आपका प्लानिंग में रहता है। यानी यहाँ का जो राजा था वो आपका केरला में, केरला में बोले तो कोचीन में, कोचीन में, कोचीन में क्या हो रहा था यहाँ पर, कोचीन में दो द्वीप बिक रहे थे। कोचीन में, कोचीन में दो आइलैंड यानी कि दो द्वीप। अब उन द्वीप जो है, द्वीपों को खरीदने की तैयारी में कौन है, आपका केरल का राजा। और ये जो केरल का राजा है त्रावणकोर का, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे। इसमें क्या दिक्कत हुई, अच्छे संबंध थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्या कोई खरीदारी भी नहीं कर सकता। बात है, बात क्या थी, इसके अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे, तो ये जो कोचीन के दोनों द्वीप थे, ये कोचीन, ये थे आपका मैसूर की सीमा में, मैसूर की सीमा में। तो मुझे बताएं, अगर ये द्वीपों की खरीदारी हो जाती तो क्या अंग्रेज प्रभावित नहीं करते भविष्य में, हाँ या ना? तो आप कहेंगे मैसूर की सीमा में स्थित थे, मैसूर की सीमा में ये स्थित थे।
तो इसने कहा त्रावणकोर के राजा से कि भाई तुम ये नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसको खरीदोगे तो इसका फायदा कल को ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी और हमारी जो आंतरिक आपका सुरक्षा है उससे इसको जो है ठेस पहुंचेगी और उसमें सेंध लगेगी। बात तो ठीक थी एकदम से टीपू सुल्तान की। तो उसने मैसेज भिजवाया त्रावणकोर के राजा को, तो त्रावणकोर का राजा तब भी उस डील पर पीछे नहीं हटा और उस बात को आगे बढ़ाए रखता है। और जब वो नहीं मानता है तो फिर क्या मजबूरी बन जाती है टीपू सुल्तान की किस पर आक्रमण करने की, तो टीपू सुल्तान त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर देता है। अब अंग्रेजों को तो यही मौका चाहिए, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। भाई अंग्रेज मौका ही तो ढूंढते थे। अंग्रेजों को क्या था कि भाई कहीं भी वॉर हो तो उनको अपना जो टांग फंसाना था, तो उनको ये मौका मिल गया कि भाई ठीक है हमको वॉर करना है। और अंग्रेजों ने क्या किया इस समय पर, आपका किसका साथ दिया, त्रावणकोर का शासक का साथ दिया इसी को। यानी कि अब कौन भिड़ गए आपस में, अंग्रेज और मैसूर फिर से एक दूसरे के सामने आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताएं बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, एक तरफ तो टीपू सुल्तान हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, और टीपू सुल्तान के खिलाफ में कौन आ गया, तो त्रावणकोर का शासक यहाँ पर, त्रावणकोर। और त्रावणकोर के शासक की वजह से प्रत्यक्ष रूप से कौन आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर था कार्नवालिस। आपको याद होना चाहिए कार्नवालिस 2 बार भारत में रहा था, कार्नवालिस, ठीक है। यानी कि सामने सामने आपका युद्ध हो गया, लेकिन भैया इसमें क्या हो गया, टीपू सुल्तान हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान जब इसमें हार जाता है तो उसके बाद में एक संधि साइन हुई। टीपू सुल्तान क्योंकि अब मजबूर हो चुका था, तो टीपू सुल्तान के साथ में उन्होंने एक संधि साइन की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोलेंगे, थर्ड आंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति, आंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि से हुई। श्रीरंगपट्टनम क्या थी, मैसूर की कैपिटल थी, याद रख लेना, जिनको नहीं पता वो लिख लो। श्रीरंगपट्टनम क्या थी, ये मैसूर की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम संधि से हुई, संधि से हुई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर या थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल, एंग्लो मैसूर मैसूर बैटल ends with the श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, ठीक है। तो तीसरे आंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान के ऊपर एक दबाव बनाया गया कि भाई तुम एक काम करो कि क्या करना है तुम्हें एक तो अपना 50% एरिया, 50% जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। अपना 50% एरिया दोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, 3 करोड़ रुपए हर्जाना दोगे, 3 करोड़ रुपए कंपनसेशन दोगे। हर्जाना अर्थात आपका कंपनसेशन, हर्जाना अर्थात कंपनसेशन, कंपनसेशन, ठीक है। और 3 करोड़ हर्जाना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, आपको याद हो तो, जब यहाँ 1792 में ये युद्ध खत्म हुआ, एक घटना घटी कि जैसे ही टीपू सुल्तान हारा तो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को इन्होंने क्या कर लिया, आपका बंधक बना लिया, यानी कि उनको अपने गिरफ्तार कर लिया या अरेस्ट कर लिया। तो 2 बेटे कहाँ थे टीपू सुल्तान के, वो अंग्रेजों की कैद में थे। और जब तक टीपू सुल्तान ने ये 3 करोड़ रुपए हर्जाना यानी कि कंपनसेशन नहीं दे दिया, तब तक उसके दोनों पुत्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा। बात समझ गए। अब एक घटना सोचिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि टीपू सुल्तान क्या मराठों से संधि करने में कामयाब हुआ था, या मराठों को अपनी तरफ करने में वो कामयाब हुआ था अपने पिता हैदर अली की तरह, जैसे उसका पिता कूटनीतिक था। टीपू सुल्तान बहादुर था, इसलिए टीपू सुल्तान को कहा जाता है आपका शेर मैसूर। वो बहादुर तो था, निर्भीक भी था। टीपू सुल्तान को बोलते हैं शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। लेकिन ये कूटनीतिक नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी भी नहीं था, तो ये कामयाब नहीं हो पाया। और कामयाब नहीं हो पाया तो उसी का हर्जाना क्या था कि मराठे और निज़ाम किसकी तरफ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी